BSc Nursing, AVPMU, RUHS, PGIMR, BCEC, MPPNST and all other state nursing entrance exam। और जैसा कि आप सभी को पता है हमारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं 110 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, 10 प्लस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, एंड फॉर दोज जिनकी फिजिक्स वीक है उन सभी के लिए फिजिक्स चैप्टर वाइज फॉर्मूले। सो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है और लिमिटेड भी है, सो प्लीज डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज नाउ। हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2023 में आए थे, जून 2023 में आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है एम्स बीएससी नर्सिंग का, कि आप सभी लोग आंसर दें। क्वेश्चन आएगा आपके पास, 4 ऑप्शंस भी होंगे और ये एज इट इज क्वेश्चन है जो आपके 2023 में आया था। बात करते हैं क्लास को और टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी मैंने बहुत बार टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया है। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने केमिस्ट्री के। मेमोरी बेस्ड है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मेमोरी बेस्ड का मतलब है कि जितने बच्चों ने क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर देकर आए थे उन्होंने जो क्वेश्चंस बताए थे उस बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्रॉस चेक हो चुके हैं। सारे स्टूडेंट्स ने, हर एक बच्चे ने बताया है कि ये वाला क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है और ये एज इट इज सेम है। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है बट क्वेश्चन आपका और आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है, यस, फ्री में है आपका मॉक टेस्ट फर्स्ट। बाकी के जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सारे आपके जो टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर रखा है उनको मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट टेस्ट है वो सभी के लिए फ्री है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपका सरफेस केमिस्ट्री से कि केमिसॉर्प्शन का इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। ऑप्शन है एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक, सेकेंड ऑप्शन है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 किलोजूल पर मोल, थर्ड ऑप्शन है एडजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एडजॉर्प्शन मे बी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। ओके, तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको और आपको बताना है इसमें से कौन सा केमिसॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये वर्ड्स आते हैं ना, ये जो वर्ड आया है यहाँ पे नॉट, इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसी बेसिस पे आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिसॉर्प्शन। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन याद नहीं आएगा, हमें एक ऑप्शन लगेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक होती थी, हम उस पर टिक करके आएंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन है नॉट। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ो तो 2 बार रीड करो और ध्यान से रीड करो, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपके पास बहुत टाइम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो राइट ऑप्शन आएगा इसमें से आपका, दैट इज डी, एडजॉर्प्शन में बी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। जबकि एडजॉर्प्शन जो होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर या फिर सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर में होता है। तो यहाँ पे नॉट पूछा था, तो यहाँ पे नॉट यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखा है, बिकॉज केमिसॉर्प्शन जो है वो आपका यूनिमॉलिक्यूलर या फिर सिंगल मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे दिया है और इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम डी ब्लॉक इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। ये एज इट इज सेम क्वेश्चन आया था आपका लास्ट ईयर। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। हाँ, मुझे पता है अभी कमेंट सेक्शन में आएगा कि ये चैप्टर डिलीट हो गया है, लेकिन लास्ट ईयर ये चैप्टर डिलीट नहीं हुआ था। ठीक है, लास्ट ईयर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई थी, तो सारे के सारे चैप्टर्स आए थे। तो ये क्वेश्चन भी आया था आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि उनकी मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए बी सी डी। तो मुझे यहाँ पे आपसे चाहिए कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे।
डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनको अरेंज करना है इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर अपना बी दिया है वो बहुत सही आंसर है। और यहाँ जो आपको डब्ल्यू दिख रहा है दैट इज टंगस्टन। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपके टंगस्टन का होता है और ये बल्ब के फिलामेंट में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। बी आंसर आपको दिया है, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। और जितना ज्यादा आपकी रिजल्टेंट बॉन्डिंग होगी आपको उसे मेल्ट करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स वाई उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। चार ऑप्शन है और आपको बताना था इसमें से केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है। ऑप्शन ए इज मेल्टिंग पॉइंट, बी इज बॉइलिंग पॉइंट, सी इज डेंसिटी एंड डी इज कंबस्टिबिलिटी। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो केमिकल प्रॉपर्टी है। यानी कि बाकी के तीन ऑप्शंस आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ओनली वन इज अ केमिकल प्रॉपर्टी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। डी की तरफ है तो मैं भी डी की तरफ हूँ। राइट आंसर इज कंबस्टिबिलिटी। ठीक है, तो इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर। ये तो हमें पता है कि ये दोनों एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ और है। नंबर ए इज कंडक्टर्स, बी इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, सी इज इंसुलेटर एंड डी इज बोथ ए एंड बी। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर, ये सही बात है, बट डायमंड इज नॉट अ कंडक्टर, इट इज अ बैड कंडक्टर। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। इंसुलेटर की बात कर दी तो वो भी नहीं होगा क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही हट गए। जब ए नहीं है तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बोथ ए एंड बी। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो जिन्होंने बी आंसर किया था या सोचा था उन सभी का आंसर सही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है आपके सॉलिड स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर सॉलिड स्टेट चैप्टर। यू हैव टू फाइंड द डिफेक्ट इन विच equal numbers of cations and anions are missing from their lattice position. ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि चैप्टर रिमूव हो गया है तो बच्चे ये लास्ट ईयर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब जो लास्ट टाइम हो चुका है एग्जाम, तो वहां पे आपका कुछ भी सिलेबस मॉडिफिकेशन नहीं था। वहां पे वो सारे चैप्टर्स आए थे जो अभी आपके डिलीट। और मैं एक और बात आपको क्लैरिफाई कर दूं, नीट का सिलेबस मॉडिफाई हुआ है। टिल डेट आपके पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि एम्स का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अभी अपने दिमाग में ये 95% मान के चलो कि हाँ डिलीट हो जाएगा, बट 5% अभी भी चांसेस है कि वो डिलीट नहीं होंगे, वो सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, ओके। तो नंबर ए ऑप्शन है आपका फ्रेंकल, बी स्कॉटकी, सी स्टोशियोमेट्रिक और डी है आपका क्रिस्टल। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से किस डिफेक्ट में ऐसा होता है कि इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस मिसिंग होते हैं अपने लेटेस्ट पोजीशन से। ठीक है, और प्लीज आंसर दो, जितना ज्यादा आंसर करोगे उतना ज्यादा आप बाकी लोगों को भी। हाँ, स्कॉट के डिफेक्ट, तो राइट आंसर इज बी स्कॉट के डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, अरेंज द ऑर्डर। पता है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, या फिर आपका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर इट। जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जिस भी बुक में मिले आप उस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है और आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर की फॉर्म में आपको अरेंज करना है। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल अपने माइंड में होना चाहिए, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर इनमें से स्ट्रॉन्ग किसका होगा। ओके, तो मेरे पास ऑप्शन है, और मे भी जहां लगे ना उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना, फालतू में नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है।
तुम बिल्कुल श्योर हो, 100% श्योर हो क्वेश्चन को लेके, तभी तुम्हें वो आंसर टिक करके आना है पेपर के लिए, बता रही हूँ मैं। अगर तुम नहीं श्योर हो तो नहीं टिक करना, छोड़ दो क्वेश्चन, ठीक है। तुक्का वाली चीजें मत करना। राइट आंसर यहाँ पे सी है, आप देख सकते हो। दिस इज द राइट आंसर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बोरोन, ठीक है। लेफ्ट टू राइट होता है, तो लेफ्ट साइड में जितने भी सारे मेटेलिक होते हैं और राइट साइड में नॉन मेटेलिक होते हैं, ठीक है। और डाउन द ग्रुप आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वो डिक्रीज होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आगे आपका, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मेटालिक कैरेक्टर के बेसिस पे उन्हें अरेंज करना था, नीचे जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आपको 4 एलिमेंट्स दिए हैं, उन्हें अरेंज करना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। सी सभी लोगों ने आंसर किया है, वेरी गुड। यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख सकते हो, आंसर भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब आगे आपका एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन। अभी तक में आपने देखा ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसका मतलब केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं वो कम आएंगे एज कंपेयर टू फिजिक्स के। फिजिक्स में आपके मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपके आएंगे कम। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो, फाइंड मोलारिटी ऑफ 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 200 ml ऑफ वाटर। और ये बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, मोलारिटी निकालनी है सिंपल। मोलारिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, और इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, मोलारिटी या मोलालिटी या फिर मोल फ्रैक्शन ऐसे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो मैंने जैसे बताया, मोलारिटी इज इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना, इन लीटर जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे एमएल में दे रखा है, तुम्हें इसे लीटर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन में डालना है फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मोलर मास, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आ गया हमारे पास 40। अगर किसी को कैलकुलेट नहीं करने आता तो बच्चे पहले ये बहुत ही ज्यादा बेसिक से सीख के आना, क्योंकि सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 है, क्वेश्चन में गिवन मास है 10, तो 10 अपॉन 40 हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूट, और नंबर ऑफ सोल्यूट के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कि लीटर में डालना है, जो आपका वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए। तो 200 ml था, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। ये सारी वैल्यू सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है और इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। और इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली हूं, मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, किस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास 4 है, कैनिजारो, रोजनमंड, डीकार्बोक्सिलेशन और गेटमैन कोच रिएक्शन। नेम रिएक्शन से आपका एक क्वेश्चन 110% आएगा। तो प्लीज जितनी भी नेम रिएक्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो जितनी भी है उसको अच्छे से करके चलना, क्योंकि एक नंबर से आपकी रैंक 300 से 400 ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो एक नंबर अगर तुम नहीं खोना चाहते तो अपनी नेम रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लेना। नेम रिएक्शन का पीडीएफ भी आपको बहुत जल्दी नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे मिलने वाला है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन्होंने अभी तक नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। दिया है रोजनमैंड रिडक्शन, उन सभी का आंसर राइट है। यहाँ पे ये आपको रिएजेंट याद रखना है, जो रिएक्टेंट है उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें याद रख के आप पता लगा सकते हो कि आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो ये आपका लास्ट केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। अभी तुम बोलोगे कि ये चैप्टर भी डिलीट हो गया है, तो मैं बताऊं ये भी हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, एलिडेम, सैकरिन, सुक्रोलोज और एस्पार्टेम।
ठीक है, 4 ऑप्शन में से तुम्हें बताना है इसमें से फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन सा है। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे राइट आंसर है आपका सैकरिन। सबसे फर्स्ट आर्टिफिशियल एजेंट था, डिस्कवर किया गया था आपका 1879 में, और ये 550 टाइम्स जो केन होता है, जिसे हिंदी में हम गन्ना कहते हैं, तो गन्ने के जो स्वीटनिंग जो टेस्ट होता है उससे 500 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है आपका सैकरिन। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये आ गया आपका हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Br इन BrF5 एंड BrF3? ठीक है, तो आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, BrF5 और BrF3। आपको पता लगाना है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तो मैं पहले से बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन आपके एनसीईआरटी में जितने हैं, एटलीस्ट आपको वो सारे हाइब्रिडाइजेशन याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो कंपाउंड है उसकी शेप कैसे बनेगी, एटलीस्ट जो आपके एनसीईआरटी में है उनका। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको नहीं बोल रही मैं करने के लिए, बट आपकी केमिस्ट्री की बुक में जितने भी कंपाउंड्स, उनकी जितनी हाइब्रिडाइजेशन है, उनका जो भी शेप है, वो सारा आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए आपको सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम BrF5 और BrF3 दोनों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक कंपाउंड का BrF5 या BrF3, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उन दोनों में से सिर्फ एक का हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। बट जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे इस चीज को लेके कि BrF5 था या BrF3 था, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके एक सिंपल क्वेश्चन बना दिया, सो दैट आपको दोनों चीजें कवर हो जाए, अगर BrF5 था या BrF3 था। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं BrF5 और BrF3 का। तो यहाँ आप देख रहे हैं BrF5 का एक लोन पेयर इधर है, बाकी आपके 5 फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, जबकि BrF3 में आपका जो 2 लोन पेयर है और बाकी के 3 आपके फ्लोरीन एटम्स हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। BrF5 की बात करें तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे एक लोन पेयर है और बाकी के आपके 5 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनने वाला है वो है sp3d2, और यहाँ पे जो शेप होती है उसको कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सेम इस तरह यहाँ पे लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर 3 है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप है हमारी टी शेप, और जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d। ठीक है, तो जितने भी आपके हाइब्रिडाइजेशन आपकी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में है, प्लीज उतना तो कंप्लीट करके कवर करके चलना और याद करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपका इसी सेम चैप्टर से क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम्स इन BrF5 एंड SF4। तो BrF5 का तो ऊपरी स्ट्रक्चर देख सकते हो, वहां पे लोन पेयर है 1, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 1 1 2 1 2 2। ठीक है, तो लोन पेयर पता लगाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, BrF5 में एक लोन पेयर है और SF4 में भी एक लोन पेयर है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी, दैट इज 1 1। ठीक है, दोनों में ही 1 1 लोन पेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आया था, आपका 10th लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ये आपके एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा होता, और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? यहाँ पे आपको जो रिएक्शन दिख रही है, क्वेश्चन है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन है TiCl4 रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, जिसमें MgCl4 यानी मैग्नीशियम टेट्राक्लोराइड बन रहा है, प्लस जो आपका Ti है वो अलग हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, जो टाइटेनियम है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। इज इट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, सिंपली क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको कि किस टाइप का रिएक्शन है ये। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। वाई? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो टाइटेनियम को डिस्प्लेस करके खुद क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है, दैट्स वाई दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,
तो जिन लोगों ने आंसर डिस्प्लेसमेंट दिया है वो बहुत सही है। बाकी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी नहीं है, बिकॉज डिकम्पोजिशन में क्या होता है, आपका एक कंपाउंड होता है लाइक CaCO3, ये टूट के कन्वर्ट हो जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट 2 इज, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड इज, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अब मुझे जल्दी से बता दो इसका क्या आंसर होना चाहिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। डू इट फास्ट, के बाजी नहीं करनी यहाँ पे। आंसर आता है, समझ आया आपको कि क्वेश्चन क्या है तो आंसर करो। हवा में आंसर नहीं डालना कि ABCD में से कुछ तो डाल ही देते हैं, आंसर आ ही जाएगा। लेकिन आपको मैंने पूरा सोल्यूशन देख सकते हो आप। आयरन थर्ड का मतलब Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। फेरेट सेकंड का मतलब Fe2 पॉजिटिव, और हेक्सासाइनो का मतलब है साइनाइड, हेक्सा मतलब 6 साइनाइड आयन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन अगर तुम देखो तो वो क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो यहाँ पे बन रहा है दिस वन, और जो काउंटर आयन है हमारा वो है हमारा Fe3 पॉजिटिव। तो जब तुम दोनों इन दोनों को आपस में बैलेंस करोगे तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा C। तो जिन्होंने आंसर C दिया है उन सभी का राइट आंसर है। बाकी A वाले, D वाले और B वाले वो सब गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका जो C ऑप्शन है, राइट है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे ये वाला कंपाउंड पूछा था, ठीक है। आपसे किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के, अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है, सिर्फ एनसीईआरटी, तो वो आराम से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और ये फटाफट मुझे आंसर चाहिए इसका। इसके कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, आंसर दो मुझे। सामने आपका एक सिंपल सा कंपाउंड है, आपको बताना है उसका IUPAC नेम क्या होगा। सिंपल सी बात होती है, जब IUPAC नेमिंग करते हैं ना तो हमारे को एक रूल याद रखना है, हमें हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। बट ऑलरेडी यहाँ पे जो आपकी कार्बन चेन है वो लीनियर है, तो यहाँ पे तो हमें कुछ ऐसा सिलेक्शन का रीजन ही नहीं है। अब हमें ग्रुप सेलेक्ट करना होता है कि किस ग्रुप को हमें इंपॉर्टेंस देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप है। तो आप दोनों में से किसको इंपॉर्टेंस देनी है। रूल क्या कहता है, अगर आपके पास एक ओइक एसिड वाला ग्रुप है और एक ओन वाला ग्रुप है तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, ओइक एसिड को। तो हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, यहां से। तो दैट विल बी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो आपका मेजर ग्रुप है। तो आपके IUPAC नेम के एंड में क्या लगने वाला है, ओइक एसिड, ठीक है। अब और कोई एक्स्ट्रा ग्रुप कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 4 पे कीटोन ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अगर हम कीटोन ग्रुप को लास्ट में लगाते हैं तो ओन लगाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ओइक एसिड है तो हम यहाँ पे इसे पहले लगा रहे हैं, तो यहाँ पे यूज किया जाता है ऑक्सो, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट नेम होगा, जो आंसर होगा हमारा 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि 5 कार्बन था तो पेंटेनोइक एसिड होगा, ठीक है। तो वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर दिया है 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, उन सभी का आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है ठीक है, और आपको बताना है कि नेक्स्ट रिएक्शन जो हुई
सोडा लाइम की प्रेजेंस में जब हीट किया गया रिएक्टेंट को तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे है आपका सोडियम ब्यूटेनोएट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा जब तुम इसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करने पे? तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। यहाँ पे जो ये रिएक्टेंट यूज हो रहा है ना, ये रिएक्टेंट जो क्या करता है आपका डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 को निकाल देना। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन में देखो, ठीक है, तो यहाँ से ये CO2 को आउट कर देता है। अब ये CO2 आउट कर देगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी CH3 CH2 CH3 यानी कि बी। जिन लोगों ने आंसर दिया वेरी राइट आंसर है और इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बहुत मतलब वेरी सिंपल क्वेश्चन है। विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन? और अगर किसी बच्चे को पता है कि ऑर्डर क्या होता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का, तो ये आंसर वो आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास A B C D 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है। दिखाऊं, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, दिस इज योर टर्शियरी कार्बोकेटायन और ये भी आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो हमारे पास तीनों टाइप के कार्बोकेटायन दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है। और अगर मैं बताऊं कि ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, तो ये होता है कि 3rd डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है, देन 2nd डिग्री, और 2nd डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है, देन 1st डिग्री। तो 3rd डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल और यहाँ पे 3rd डिग्री कार्बोकेटायन है C। तो राइट आंसर विल बी C और सब लोगों ने आंसर C दिया है, वेरी गुड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आपके NO पॉजिटिव, CO, NO2 2 नेगेटिव। तीनों में से आपको बॉन्ड ऑर्डर्स निकालने, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं देखने, ठीक है। लाइक ऑप्शन में सिर्फ ये चेक करना था एलिमेंट्स क्या क्या है। तो आपके पास NO पॉजिटिव है, CO है और O2 2 नेगेटिव है। आपको क्या करना है, इन 3 एलिमेंट्स के बॉन्ड ऑर्डर्स निकाल लेने अपने रफ पेपर पे, ठीक है। और मैच करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बॉन्ड ऑर्डर्स निकालने के लिए आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज हाफ NB माइनस NA, दैट इज बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का देखें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। अगर तुम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग निकालोगे तो तुम्हारे पास बॉन्डिंग आएगा यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग आएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर्मूले में डाला, आंसर आया 3। इसी तरह आपका NO पॉजिटिव का भी 3 होता है और O2 2 नेगेटिव का 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है इनमें से वो ऑप्शन है आपका A राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फिर से आ चुका है, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे तुम्हें। बताना है कि ये रिएक्शन का नाम क्या है, रीमर-टीमन, कैनिज़ारो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या गेटरमैन कोच रिएक्शन। 4 ऑप्शन है, सिलेक्ट करके जल्दी से फटाफट बताओ मुझे विच टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी इसका नाम क्या है इस रिएक्शन का। लास्ट ईयर आपके बहुत सिंपल नेम रिएक्शंस आए थे और दिस ईयर भी प्रोबेबिलिटी है कि सिंपल क्वेश्चन आए, ठीक है। बट आपको प्रिपेयर करके चलना है हार्ड के लिए। और सेम इसी लेवल के ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ, सेम इसी लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो अगर उन बच्चों ने ज्वाइन किया है तो उन्हें पता है और उनके पॉजिटिव फीडबैक्स भी आपको ऐप पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। राइट आंसर है कैनिज़ारो रिएक्शन, वेरी गुड। यहाँ पे आपको दिख रहा है रिएक्टेंट बेंजल्डिहाइड आपका, यहाँ पे आपके पास रिएजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो
तो ये आपको जब ये सारी चीजें याद रहेंगी तभी आपको याद रहेगा कि ये रिएक्शन होता है आपका कैनिज़ारो, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बता दिया नेम रिएक्शंस आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो, सारे रिएक्शंस लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं 20th क्वेश्चन आ गया आपका। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा भी याद होगा तो आंसर आ जाएगा। विच गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इनमें से कौन सा सेल? ऑप्शन है फ्यूल सेल, सोलर सेल, प्राइमरी सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। राइट आंसर इज, जिन लोगों ने आंसर ए दिया है वो वेरी राइट है, और जिन्होंने डी दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो तो बिल्कुल गलत है। बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है, यहाँ पूछा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो दैट इज फ्यूल सेल, या हम उसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, या फिर उसका तीसरा नाम होता है वोल्टिक सेल, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, उसमें से राइट आंसर है फ्यूल सेल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पे आपको शेप दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी मैचिंग करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास H2S लीनियर शेप में होता है, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर में होता है, CO2 V शेप होती है और CHBr3 ट्राइगोनल प्लेनर। तो चार ऑप्शन है और मुझे फटाफट बता दो कौन सा सही है, कौन से कंपाउंड का जो शेप है वो सही दिया हुआ है, यानी कि बाकी तीन गलत है, सिर्फ एक सही है। और मैं आप सभी को एक और चीज बता दूं, ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चंस है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा हुआ है लाइव सेशन में ही। जब लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उस दिन, जब बच्चे एग्जाम पेपर देकर आए थे तो उन्हें आंसर्स जानने थे, तो मैंने उस टाइम पे भी ये सेम क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और वहां पे भी मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सारे क्वेश्चंस एज इट इज हैं जो पेपर में आए थे, और कुछ क्वेश्चन उन्होंने बोला था जो मॉडिफाई है, वो उसको मैंने मॉडिफाई करके वापस से आज की सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस थे और मेरे पास आंसर आ गया है बी। ओके, वेरी गुड। BF3 जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बाकी जो ऑप्शंस आए हैं आपके वो सारे गलत हैं। तो सारे गलत है तो सही क्या होगा? तो यहाँ पे मैं आपको सारे का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सी, BF3 आपका ट्राइगोनल प्लेनर है और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3, ठीक है। H2S जो होता है वो बेंट या फिर V शेप में होता है, CO2 आपका लीनियर शेप होती है और CHBr3 आपका टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन मैच कर रहा था, दैट इज BF3 जिसका ट्राइगोनल प्लेनर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर से MOT से क्वेश्चन आ गया आपका, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। इस ईयर आपसे O2 पूछा है, नेक्स्ट ईयर आपसे O2 पॉजिटिव या फिर O2 नेगेटिव या फिर O2 नेगेटिव, तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं यही पूछा जाए आपसे। कार्बन मोनोऑक्साइड या NO पॉजिटिव या फिर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है ऑक्सीजन का, O2 का, यहाँ पे आप देख सकते हो, सिग्मा S2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, ठीक है। तो आप स्टार वाले जितने भी हैं वो सारे काउंट कर सकते हो। जो आपको स्टार वाले दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपके पास कितने हो गए? 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटी बॉन्डिंग हैं, बाकी आपके जितने भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मैंने फॉर्मूला बताया था, हाफ एंटी बॉन्डिंग हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 - 6 दैट इज 2। ये जो क्वेश्चन होता है कई बार ये भी पूछते हैं कि बताओ कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लास्ट देख रहे हो उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन मींस पैरामैग्नेटिक, और अगर ये पेयर्ड होता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये होता डायमैग्नेटिक, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। एनर्जी कैन ट्रांसफर बट थिंग्स कांट इन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है बट उसमें थिंग्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, ऐसा कौन सा सिस्टम है?
चार ऑप्शन है आपके पास, एडियाबैटिक, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है बट थिंग्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका आ गया है क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल का। लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल हमने देखा था, अब ये सेकेंड न्यूमेरिकल आया है हमारा, ठीक है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 यानी मीथेन विल प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ CO2। तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है, यूनिटरी मेथड लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो सी कंबशन ऑफ मीथेन, तो फॉर्मूला है आपका कंबशन ऑफ मीथेन यानी CH4 प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2O। बैलेंस करके आपका आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ मीथेन कितने ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो 1 मोल ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। यानी कि 44 ग्राम आपके पास CO2 जो है वो 1 मोल बना रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 110 ग्राम CO2 कितने मोल बनाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड लगा दो एंड यू विल गेट द राइट आंसर, दैट इज 2.5 मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं दिया तो बहुत पिटोगे, जल्दी इसका आंसर चाहिए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हम सभी को पता है 3 आइसोटॉप्स होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तुम्हें बताना है इन 4 में से एक ऑप्शन है जो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए, हर एक बच्चे आंसर देगा इसका। 3 आइसोटॉप्स होते हैं हमारे हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। यहाँ पे जो आंसर आया है सी, दैट इज रुबिडियम। रुबिडियम आपका कोई आइसोटॉप्स नहीं होता, ये एक अलग से एलिमेंट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी रुबिडियम, ठीक है। आपका हाइड्रोजन ये आपके 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे अभी तक आपने नोटिस किया होगा, जितना भी हमारा केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आया अभी तक सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स आए थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेम रिएक्शन, IUPAC, ठीक है। इतने तक ही क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ठीक है। इस बार मैंने तुम्हें जैसा कि बताया कि आने जैसे लाइक एक तरफ तुम्हें रिएक्टेंट देंगे और प्रोडक्ट तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऑर्गेनिक से, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है केमिस्ट्री के अंदर। अगर तुमने NCERT की है तो तुम बहुत इजीली ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि NCERT से अलग कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है केमिस्ट्री के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं, ना फिजिक्स के अंदर ना बायो के अंदर। फिजिक्स में जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम लगा सकते हो उतने लगा लो, और बायो में NCERT छोड़ के कुछ और पढ़ मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो 4 ऑप्शन है और तुम्हें बताना नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। ऑप्शन इज फ्रुक्टोज, राइबोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। इट मीन्स यहाँ पे 3 तो ऑप्शंस रिड्यूसिंग शुगर के हैं, एक ऐसा ऑप्शन है जो नॉन रिड्यूसिंग है और तुम्हें वो आइडेंटिफाई करना है, एंड दैट इज सुक्रोज। वेरी गुड, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये फिर से आ गया आपका IUPAC, और सी यहाँ पे जो IUPAC नेमिंग है ना, ये वाली जो क्वेश्चन आ रहे हैं काफी ज्यादा सिंपल आ रहे हैं, ठीक है। तुम्हें इससे ज्यादा लेवल की प्रैक्टिस करनी है सो दैट एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए तुमसे वो आराम से हो जाए, ठीक है। और बेस्ट बात तो ये है इस एग्जाम की कि तुम्हारे सामने आंसर है। 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो तुम्हारे आंखों के सामने है, तुम्हें खुद से क्रिएट नहीं करना आंसर, तुम्हें सिर्फ सिलेक्ट करना है कि वो आंसर है या कुछ और है, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट है ये MCQ का कि तुम्हारे आंखों के सामने आंसर होता है, ठीक है। तो तुम बताओ फटाफट कि इसका नाम क्या होगा। सबसे पहली बात होती है हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज नंबर 1 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन। अगर मैं ये वाला कार्बन 3 ले लूं तो 3 कार्बन की ही चेन होगी, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको नहीं सिलेक्ट करके हम इसको सिलेक्ट करते हैं 3 नंबर पे। 4 पे ये वाला कार्बन आ गया। अगर मैं यहाँ आऊं तो मेरे पास सिर्फ 4 ही कार्बन बच जाएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ जाऊं तो ये मेरे पास 5th कार्बन बन जाएगा।
तो हमारी जो चेन होगी वो होगी ये वाली, ठीक है। तो ये वाली चेन है, कितने कार्बन एटम्स है आपके पास? 5। यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। 4th कार्बन पे आपका क्लोरीन ग्रुप अटैच है, इट मींस 4 क्लोरो। फिर 2 और 3 दोनों पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 और 3 डाई मिथाइल। और 5 कार्बन की चेन है जिसमें ये अल्कोहल ग्रुप अटैच है, तो पेंटेन 1 ओल। वेरी गुड। 4 क्लोरो, 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ओल। क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर आपको याद है तो आप 1 नंबर यहाँ से भी अपना ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, द वैल्यू ऑफ VRMS इज इक्वल टू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो इन 4 ऑप्शंस में से क्या होगा? और ये आपका काइनेटिक थ्योरी वाले पोर्शन का क्वेश्चन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि इस कर्व में जो VRMS की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन है आपका √2RT/m, √8RT/m, √3RT/m, √5RT/m। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यहाँ पे हमारे पास मेनली 3 वैल्यूज हैं जिसके आपको वैल्यू याद रखनी है, दैट इज VMP, VRMS और V एवरेज। VMP इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। V एवरेज इज एवरेज वेलोसिटी एंड VRMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इन 3 की वैल्यू आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में तो इन्होंने VRMS पूछा है, लेकिन मैं आपको तीनों की वैल्यू बता देती हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो VRMS की वैल्यू है √3RT/m। तो जिन्होंने सी आंसर दिया वो सारे बच्चे बिल्कुल सही है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है √2RT/m और जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो है √8RT/m। तो क्या होता है, इस बार तुमसे पूछा है कि VRMS, लास्ट टाइम पूछा है VRMS, नेक्स्ट टाइम मे बी ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ VMP इज टू VRMS इज टू भी आपसे निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो अगर आपको तीनों वैल्यू याद होगी तभी आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, विच कंपाउंड हैज हाइयर बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे आपके पास 4 कंपाउंड है एंड क्वेश्चन है कि हाइयर बॉन्ड एंथैल्पी इन 4 ऑप्शंस में से किसकी होगी? ऑप्शन 1 इज CH4, ऑप्शन B इज C2H2, ऑप्शन C C2H4 एंड ऑप्शन D इज C2H6। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप बता सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है। दिस इज मीथेन, दिस इज इथाइन, दिस इज इथीन एंड दिस इज इथेन, ठीक है। ओके, तो तुमसे पूछा है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो इनवर्स रिलेशन होता है उसका बॉन्ड लेंथ के साथ, ठीक है। तो यहां देख सकते हो जो बॉन्ड एनर्जी है यानी बॉन्ड एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ, और जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है सिंगल बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू डबल से और ट्रिपल से। तो इसका इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड एनर्जी, तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के पास ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड वाले से और सिंगल बॉन्ड वाले से, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर आएगा आपका इथाइन, क्योंकि इथाइन का स्ट्रक्चर होता है दिस, ठीक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? C, दैट इज C2H2, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये क्वेश्चन करने के बाद आई होप कि तुम्हारे माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी इमेज तुम्हारे क्वेश्चन पेपर की जो तुम्हारा आने वाला है 2024 जून 6 को, ठीक है। और ये याद रखना पेपर का पैटर्न सेम यही रहने वाला है। न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन तुम्हारे 4 से 5 होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड गेम वाली बात होगी, जितना याद होगा तुम उतना ही सही करके आओगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका,
अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सी जो की पॉइंट्स है ना वो नोट डाउन करना होता है। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो तुम अपने माइंड में रखना जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड फॉर्मुलेज होते हैं, ठीक है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, यानी 40 मिनट लग रहे हैं उसको 30% डिकम्पोजिशन होने में। तो व्हाट विल बी टी हाफ, तो टी हाफ क्या होगा, टी हाफ का मतलब होता है किस टाइम पे जो कंपाउंड है वो 50% डिकम्पोज हो गया है, ठीक है, तो दैट इज टी हाफ। और एक और चीज बता दूं, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो भी एक अलग से फॉर्मूला होता है, दैट इज 0.693 बाय के, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि उन्होंने बता दिया क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसका ये फॉर्मूला भी है, तो ये भी हम अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं इसका सीधा सीधा आंसर क्या है। तो 30% डिकम्पोजिशन हो चुका है, इट मीन्स अभी तुम्हारे पास कितना रह गया है, 70%, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल, यानी जितना भी तुम्हारे पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था उसका 70% अभी रिमेनिंग है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। आर नॉट मीन्स इनिशियल कितना था और आर मीन्स अभी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू अगर आप डालो तो लॉग वैल्यू कैलकुलेट करना भी आना चाहिए तुम्हें। तो यहाँ से सारी वैल्यू डालने के बाद आपके पास एक फाइनल वैल्यू आती है 8.918 इंटू 10⁻³ और कुछ कुछ लॉग की वैल्यू याद रखा करो, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू। बट कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपका उन्होंने लॉग की वैल्यू भी दे रखी होती है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं होता कि ऐसा हो, ठीक है। तो जो मेन वैल्यूज है लाइक log 10 इक्वल्स टू 1 होता है, log 1 इक्वल्स टू 0, तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है खुद, ठीक है। तो यहाँ से आपने के की वैल्यू निकाली और जैसा कि मैंने पहले बताया था टी हाफ की वैल्यू 0.693 बाई के होती है, तो आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 77.7 मिनट, यानी इतने मिनट में आपका जो कंपाउंड है वो 50% डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर 30 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं तो 30 के 30 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, एक 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 30 करके, ऐसा नहीं है। 30 में से 22 ही चैप्टर होंगे या मान लो 20 ही चैप्टर होंगे जिनके क्वेश्चंस होंगे, बाकी के 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं होंगे। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो 10 चैप्टर कौन से होने वाले, ठीक है। तो बेटर है 30 चैप्टर सिलेबस में है तो कोशिश करो 30 के 30 सिलेबस करके जाने की, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं फिजिक्स के ऊपर क्लास, अपनी फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो और मॉडल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते रहना। आई वांट एवरीवन टू बी पार्टिसिपेटेड, तो प्लीज सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पैरामेडिकल की भी कर रहे हैं, वो सबके सब बच्चे इस मॉडल टेस्ट पेपर को जरूर दें, सो दैट तुम्हें तुम्हारा लेवल पता चले और बाकी लोगों के साथ भी तुम कहाँ स्टैंड करते हो ये भी पता चले। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।